So, we are going to start with the next chapter, that is biotechnology. So, बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम दो चैप्टर्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट चैप्टर वुड बी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. देन इसके बाद जो चैप्टर रहेगा दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशंस एंड यूसेस. एप्लीकेशंस एंड यूसेस. सो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. बायो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग के कुछ रूल्स लगा के या कुछ टेक्निक्स फॉलो करके किसी की जीन्स को ऑल्ट्रेशन करना. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीन्स को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना. तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम जीन ऑल्ट्रेशन मेथड लगाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. जीन ऑल्ट्रेशन मेथड. सो जीन ऑल्ट्रेशन स्टडी करेंगे हम. जीन ऑल्ट्रेशन करके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अब अगर हम कोई जीन ऑल्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर हम कोई जीन ऑल्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो क्यों करवाएंगे? कोई ना कोई ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिट होगा. ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कोई ना कोई बेनिफिट होगा. ह्यूमन हमारे लिए क्या होगा? कोई ना कोई हमारी मानवता के लिए बेनिफिट होगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं? जीन ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं. सबसे पहले इस चैप्टर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं. तो आज से कुछ साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जीन ऑल्ट्रेशन के ऊपर. एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया था हमने. तो उसमें क्या किया, जो फायर फ्लाइज होती हैं, फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू. जुगनू क्या करते हैं हमें पता है, दैट दे एमिट लाइट. दे एमिट लाइट. वो लाइट किस प्रकार से एमिट करते हैं? उनके अंदर एक फिनोमिनन चल रहा है नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा वो क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं. फायर फ्लाइज के अंदर ऐसा क्या है कि वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं? तो फायर फ्लाइज के अंदर कुछ जीन्स हैं. वो जीन्स जब प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो प्रोटीन्स क्या शो करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस. इट मींस वी कैन से दैट देयर आर सम जीन्स व्हिच शो द फेनोमेनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. क्लियर? तो अब उस जीन को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो उस जीन का नाम क्या है? लक्स जीन. लक्स जीन. तो इट मींस फायर फ्लाई से हमें वो जीन चाहिए जिसके द्वारा वो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, और उस जीन का नाम क्या है? लक्स जीन. उस जीन का नाम क्या है? लक्स जीन. अब ये लक्स जीन क्या बन गई? हमारे लिए एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए बन गया. ये क्या बन गया? हमारे लिए एक फॉरेन डीएनए बन गया, या जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गई. जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो अब हमने क्या किया उसके बाद कि इस लक्स जीन को एम्पलीफाई करके, इस लक्स जीन की एम्पलीफिकेशन करके, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज. तो इसकी काफी सारी कॉपीज बना ली. एम्पलीफाई करके हमने क्लोन्स डेवलप कर लिए. किसके क्लोन्स? लक्स जीन के क्लोन्स डेवलप कर लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब लक्स जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर. तो प्लांट सेल क्या बन गया?
होस्ट बन गया, होस्ट यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई जीन ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई न्यू जीन इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो जब लक्स जीन को प्लांट सेल के साथ कंबाइन किया तो प्लांट सेल नॉर्मल नहीं रहा, प्लांट सेल क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। प्लांट सेल क्या हो गया, मॉडिफाई, जिसके अंदर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए, कोई बाहर से डीएनए डाला है हमने। क्लियर? अब ये प्लांट सेल जब ग्रो करेगा इनटू प्लांट, तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, बायोल्यूमिनिसेंस इफेक्ट शो करेंगे। इट मींस वो प्लांट क्या करेंगे, ग्लो। क्यों ग्लो कर रहे हैं, वो भी बायोल्यूमिनिसेंस करना शुरू कर दिया उन्होंने। इट मींस हमने फायर फ्लाइज में से जीन निकाल के उसको इंसर्ट कर दिया होस्ट के अंदर, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भी क्या करने लग गया, उस इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये क्या हो गई, एक बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या हो गया, एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक हो गई। क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मतलब जीन्स के ऊपर, इंजीनियरिंग मतलब हम उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं। या तो जीन्स की मॉडिफिकेशन होती है या जीन्स की मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जीन ऑल्ट्रेशन करना, जीन ऑल्ट्रेशन करना। मान लीजिए कि मेरा आई कलर क्या है, मेरा आई कलर क्या है, ब्लैक। मेरी वाइफ का आई कलर क्या है, ब्लैक। तो डिफाइंड हो गया कि मेरे बच्चे का आई कलर क्या होगा, ब्लैक। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका आई कलर क्या हो, ब्लैक। मान लीजिए मैं उसका आई कलर क्या चाहता हूं, ब्लू। तो जीन ऑल्ट्रेशन करवा के उसका आई कलर क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई। क्लियर? तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? सो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स लगती हैं, कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, कुछ स्टेप्स लगते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने ये जो मैं स्टेप्स लिखने जा रहा हूं अभी, तो ये आपने प्रॉपरली नोट करने हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस लगता है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्योर फॉर्म। जैसे जुगनू की बात हुई थी, तो जुगनू के किसी भी एक सेल में से पूरे का पूरा डीएनए एक्सट्रैक्ट करना इन प्योर फॉर्म, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्योर फॉर्म। क्लियर? सेकंड स्टेप, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग न्यूक्लियसिस। हम कुछ एंजाइम्स पढ़ेंगे जिनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या करती हैं, न्यूक्लियसिस क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। अब जैसे जुगनू का सेल लेके हमने उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस डीएनए में मान लीजिए कि 10,000 जीन्स हैं, मान लीजिए 10,000 जीन्स हैं, लेकिन हमें वो 10,000 जीन्स नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ उस डीएनए में से वो एक जीन चाहिए जो क्या है, ग्लो करती है, जो बायोल्यूमिनिसेंस शो करती है, जिसका नाम हमने क्या दिया, लक्स जीन। सिर्फ हमें लक्स जीन चाहिए। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, पूरे डीएनए का फ्रेगमेंट्स बना लिए। फ्रेगमेंट्स क्यों बनाए, क्योंकि हमने वो जीन अब फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप में आइसोलेशन की जाती है। आइसोलेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन of gene of interest using gel
इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक लगा के जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि लक्स जीन या वो चमकने वाली जीन, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई और उसको आइसोलेट किया जाता है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, अब हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है, यानी कि लक्स जीन आ चुकी है, लेकिन लक्स जीन कितनी है, सिर्फ एक है। हमारे पास सिर्फ एक लक्स जीन है अभी, क्योंकि हमने एक डीएनए में से एक लक्स जीन एक्सट्रैक्ट की है। अब हम क्या करेंगे, उस जीन की एम्प्लीफिकेशन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग, यहां पे टेक्निक लगाई जाएगी पीसीआर टेक्निक, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर टेक्निक लगा के हम उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम पीसीआर टेक्निक लगा के जितनी मर्जी जीन्स बना सकते हैं। नॉर्मली हम 30 बार 30 साइकिल्स रिपीट करते हैं पीसीआर के, तो एक जीन से कितनी जीन्स बन जाती हैं, 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। क्लियर। उसके बाद क्या किया जाता है, फिफ्थ स्टेप, जैसे हमने लक्स जीन निकाल के उसको इंसर्ट करना है होस्ट के अंदर, लेकिन वो होस्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगी, उसको किसी ना किसी चीज के द्वारा इंसर्ट करवाया जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप क्या होता है, लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर। वेक्टर कह लीजिए या कैरियर कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मलेरिया is caused by प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोन है, वो क्या है, एक प्रोटोजोन है। तो अब प्लाज्मोडियम को अगर हमने ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करना है, ह्यूमन के अंदर लेके जाना है, तो वो कैसे जाएगा ह्यूमन के अंदर, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा कभी भी। वो क्या जाएगा, वो प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के द्वारा कहां पे पहुंचेगा, ह्यूमन में पहुंचेगा। तो यानी कि फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो क्या हो गया, कैरियर हो गया। ये क्या बन गया, कैरियर। तो उसी प्रकार से जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक वेक्टर के साथ कंबाइन करके या एक कैरियर के साथ कंबाइन करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद जो हमने लाइगेशन कर दी, लाइगेशन का मतलब होता है अटैचमेंट। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया किसके साथ, वेक्टर के साथ। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कहां से लिया जाता है, वेक्टर नॉर्मली कहां से लिया जाता था पहले, बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वहां से लिया जाता था, या फिर प्लास्मिड यूज किया जाता था। प्लास्मिड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेन डीएनए के अलावा कई बार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्लास्मिड बोलते हैं। अब उसको प्लास्मिड के साथ कनेक्ट क्यों किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जैसे जो प्लांट के अंदर नेचुरल प्लास्मिड है, नेचुरल प्लास्मिड प्लांट के अंदर वो कहां से लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यहां से लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। क्लियर। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो नेचुरल
प्लाज्मिड लिया जाता है, वो कहां से लिया जाता है? फ्रॉम रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस। लेकिन जो नेचुरल प्लाज्मिड्स होते हैं दे हैव सम लिमिटेशंस, तो हमने क्या किया? सिंथेटिक प्लाज्मिड्स ही सिंथेसाइज कर लिए, जैसे PBr 322। P मतलब प्लाज्मिड, ये एक सिंथेटिक प्लाज्मिड था, तो इसलिए किसी ने तो बनाया था। किसने बनाया था? B एंड R ने। B मतलब बॉलीवर, R मतलब रॉड्रिग्स। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिस लेबोरेटरी में इसको तैयार किया था वहां पे ये 322वां प्लाज्मिड था सिंथेटिक। इसको ज्यादा यूज करते हैं हम। इसको क्यों ज्यादा यूज करते हैं ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर, फिफ्थ। देन सिक्स्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA और वेक्टर कंटेनिंग, वेक्टर के अंदर क्या है अब हमारी? कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। कहता है या तो RDNA जो हमने मॉडिफाई किया, रिकॉम्बिनेंट DNA। RDNA का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट DNA। जो रिकॉम्बिनेंट DNA हमने तैयार किया, या तो उसकी बात हो रही है, या उसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? वेक्टर, जिसके अंदर क्या है? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसकी इंट्रोडक्शन करनी है। किसके अंदर इंट्रोडक्शन करनी है? इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल जैसे प्लांट के अंदर इंसर्ट किया था। तो अलग अलग टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे, जैसे थर्मोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, या फिर बायोलिस्टिक्स, और जीन गन, और बॉम्बार्डमेंट मेथड। तो हम वन बाय वन ये टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? हमारा जो प्रोडक्ट था, हमारा जो RDNA था, वो एंटर कर चुका है होस्ट के अंदर। तो अब सोच के देखिए कि होस्ट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो साथ में हमारा RDNA क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर? RDNA मल्टीप्लाई कर रहा है, तो RDNA क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन्स क्या चाहिए थी? हमें चाहिए थी। तो सेवंथ स्टेप में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के अंदर उसकी प्रोडक्शन करनी। 8th स्टेप, अब उस प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं थ्रू बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के द्वारा हम उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अनयूजफुल या अनवांटेड पार्टिकल्स हो, तो उसको क्या करना है? हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हमने फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना है। उस फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्या की जाएगी? मार्केटिंग। मार्केटिंग की जाएगी, ठीक है। उसको आगे के आगे फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा, या उसकी टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, या उसके प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर? तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है, यू मे क्लियर इट आउट। सो बायोटेक्नोलॉजी deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स
या फिर उनके एंजाइम्स को यूज करके किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को ऑल्टर करके हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो कर्ड यानी कि दही, कर्ड बनाना भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस था। कर्ड के अंदर क्या किया जाता है कि हम मिल्क के अंदर कोएगुलम इंसर्ट करते हैं। कोएगुलम मतलब जैसे जाग लगाना बोलते हैं हम, तो मिल्क को बॉईल करके उसके अंदर कोएगुलम इंसर्ट करते हैं। कोएगुलम कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो मिल्क के अंदर जैसे ही लैक्टोबैसिलस एंटर करेगा तो मिल्क की कर्डलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर जो कैसीन प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन दैट वुड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू पैरा कैसिनेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कर्डलिंग। एंड फाइनली क्या बन जाएगा, हमारा कर्ड बन जाएगा। ब्रेड, अब ब्रेड बनाई जाती है फर्मेंटेशन के द्वारा। जब हम आटे की यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करवाते हैं तो हमारी ब्रेड, जो बेकर्स ब्रेड होती है वो तैयार हो जाती है। जो बेकर्स ब्रेड होती है, बेकरी वाली ब्रेड, तो वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। वाइन अल्कोहल है, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी होगी, रम होगी, तो ये सारी चीजें भी हम यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा करवा सकते हैं, तो इनको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही कंसीडर किया जाता है। which are all micro-mediated processes could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms. The genetically modified organisms कहता हम आज के टाइम पे जो बायोटेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स whose genes have been altered or modified are known as genetically modified organisms. अब जैसे क्रॉप्स भी आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी आते हैं जिनकी जीन्स क्या होती हैं, ऑल्टर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, कॉटन की एक इंप्रूव्ड वैरायटी है बीटी कॉटन। ये बीटी नाम कहां से आया है, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, तो यहां से नाम आया है। ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, तो उसकी जीन को इंसर्ट करके हमने कॉटन के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो कॉटन क्या बन गई, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन को बॉलवर्म डैमेज नहीं करता, जो बॉलवर्म होता था वो कॉटन को खा जाता था अंदर से, लेकिन अब बॉलवर्म इसको डैमेज नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार से हमने बीटी कॉटन की तरह बीटी टोमेटोज बना लिए या और भी बहुत सारी इंप्रूव्ड वैरायटीज तैयार कर ली, तो इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, जिसको हम IVF टेक्निक बोलते हैं, in vitro fertilization, that is test tube baby. तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। Synthesizing a gene and using it, एक जीन को सिंथेसाइज करना लेबोरेटरी के अंदर, उसको यूज करना फॉर ह्यूमन मैनकाइंड, तो ये काम भी हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, तो हमारी डीएनए वैक्सीन तैयार हो चुकी है। डीएनए वैक्सीन मतलब जो हाईली इफेक्टिव वैक्सीन है, हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, जैसे पोलियो के अगेंस्ट हमने वैक्सीनेशन करवाई स्टार्ट, पोलियो ड्रॉप्स स्टार्ट हुई, तो पोलियो को क्या कर दिया हमने, इरेडिकेट कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहता है डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। उसको क्या बोलते हैं हम, जीन थेरेपी।
क्लियर? The EFB, that is the European Federation of Biotechnology, EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration का मतलब क्या होता है? किसी चीज को insert करना किसी और चीज के अंदर. The integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. Products and services जो human, mankind के लिए, humans के लिए क्या है? जरूरी है या beneficial है, उनको क्या बोलते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी. कहता जो नेचुरल साइंसेस की टेक्निक्स हैं या ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को किस प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता है, या सेल से हम क्या चीज लेके आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, या उनके किसी एंजाइम की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, उनके आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिजाइन करके हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तैयार कर सकते हैं विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस. क्लियर? So, principles of biotechnology we are going to discuss. किस बेस पे बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बेस्ड है. किस आधार पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? Among many, the two core techniques that enable birth of modern biotechnology are: number one is genetic engineering. कहता हमें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पता है, डीएनए का भी स्ट्रक्चर पता है हमें, आरएनए का भी स्ट्रक्चर पता है हमें, उनके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता है हमें, उनके बायोमोलिक्यूल्स की ऑल्टरेशन कैसे हो सकती है, उन बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस कैसे हो सकती है. We can do everything. We can prepare a nucleotide in lab. लैब के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं. इनकी सिंथेसिस करके न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के हम अपना डीएनए तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता है. क्लियर? तो ये एक टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. Next, to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. हमें उनकी केमिस्ट्री इस प्रकार से पता है कि उनकी जीन्स को ऑल्टर करके हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप, जो फिनोटाइपिक इफेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा आई कलर क्या है? ब्लैक. मेरे को पता है कि मेरा आई कलर जो ब्लैक है वो किस जीन के कारण है. अब मैं उस जीन की भी ऑल्टरेशन करवा सकता हूं जो आई कलर को सिंथेसाइज करती है. आई कलर की जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है उस जीन को मॉडिफाई करवा सकता हूं अकॉर्डिंगली. सेकंड प्रोसेस इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बायंस. एम्बायंस मतलब एनवायरमेंट. कहता हमारे पास आज ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम लेबोरेटरी के अंदर स्टीराइल कंडीशंस प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उसकी कोई कंटेमिनेशन ना हो. इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, जहां पे मेडिसिन की बात होती है, वैक्सीन्स, इंजेक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे हमने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया है इस टेक्निक के द्वारा जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमुलिन. दैट इज ह्यूमन इंसुलिन. अब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से पहले जो इंसुलिन थी वो कहां से ली जाती थी? पिग से. लेकिन पिग की इंसुलिन अगर ह्यूमन को लग रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो नुकसान करेगी ह्यूमन को. अब हमने क्या कर दिया? ह्यूमन से ही इंसुलिन तैयार कर दी, तो उसको नाम क्या दे दिया? ह्यूमुलिन. क्लियर? तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है.
Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. So we are going to discuss about the genetical principles behind it. You probably appreciate the advantage of sexual reproduction. कहता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में विस्तार में पता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी पता है हमें, हमने स्टडी कर लिया. द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, फॉर्मर का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कहता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ व्हिच may be beneficial to the organism as well as the population. कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम किस प्रकार से वेरिएशंस आती हैं वो स्टडी कर चुके हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर हम दो अलग अलग ब्रीड्स को आपस में कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मेल हॉर्स इफ क्रॉस्ड विद द फीमेल डंकी, तो किसका जन्म होगा स्टैलियन. तो यहां से बच्चा जो पैदा होगा दैट वुड बी स्टैलियन. इसी प्रकार से अगर फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी का बच्चा अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होगा म्यूल. या पोटैटो प्लस टोमेटो दोनों की जीन्स को जोड़ के हमने क्या बना लिया पोमैटो. या फिर स्वीट पोटैटो प्लस टैमरिंड इमली मिक्स करके हमने क्या बना लिया स्वीट टैमरिंड. तो ये सारा कुछ पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो एक नया कैरेक्टर क्या होगा प्रोड्यूस होगा. क्लियर. Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. कहता है asexual reproduction के द्वारा variations होने के chances बहुत कम होते हैं, लेकिन sexual reproduction के द्वारा variations होने के chances क्या होते हैं maximum होते हैं, क्योंकि sexual reproduction के अंदर दो parents involved होते हैं. For example एक मेल एक फीमेल, तो मेल और फीमेल दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे थे. जब इनके बच्चा होगा चाइल्ड होगा दैट चाइल्ड वुड बियर द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द फैमिलीज. लाइक अगर एक इंडियन पर्सन की मैरिज हो रही है किसी अमेरिकन के साथ, तो जो इनका बच्चा होगा दैट वुड बी इंडो अमेरिकन, वो इंडो अमेरिकन कहलाएगा. इट मीन्स क्या हो गया इंडियन के कैरेक्टर्स भी है उसके अंदर, अमेरिकन के कैरेक्टर्स भी हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक नई ब्रीड एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया दैट इज इंडो अमेरिकन. तो ये क्या होगी वेरिएशंस होगी. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. कहता जो पुराने मेथड थे उनके द्वारा जो कैरेक्टर हमें मल्टीप्लाई करके आगे इंक्लूड करवाना है उसके आगे जाने के चांसेस कम थे, और साथ में कई बार अनडिजायरेबल जीन्स भी साथ में चली जाती थी. द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट मतलब जिस डीएनए के अंदर कोई ना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आरडीएनए. यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, आज के टाइम पे हमें जीन क्लोनिंग के बारे में पता है डिटेल में कि जीन क्लोनिंग कैसे की जाती है, जीन ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है. हैज ओवरकम दिस लिमिटेशन, जो लिमिटेशन पुराने मेथड यूज करके आ रही थी उसको हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया. एंड अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. तो जो सिर्फ डिजायरेबल जीन्स हैं सिर्फ उनको ही हम आगे लेके जाते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर. टारगेट ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट. जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं. क्लियर. तो यहां से हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक आगे लिंक होगा अब. तो यहां से हम
डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।